पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निवृत्ति के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने मृत्यु वाली सीरीज चालू करी है, ठीक है। साझेदारी निवृत्ति मृत्यु में हम सवाल कर रहे हैं मृत्यु वाले, जिसमें साझेदारों की मृत्यु होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सवाल केवल आपके सीखने के लिए, आप एग्जाम टाइम में इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो केवल आपके सीखने के लिए मैं आपको ये सवाल सिखा रहा हूँ। तो ये वाला सवाल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आज हमें लोन खाता भी बनाना, तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो वीडियो में आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लिखा है ई, वी और एम 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। हमें पक्की तलपट दी गई है। चलिए समायोजन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है तारीख 1/10/2016 के दिन वी की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर वी की मृत्यु की तारीख दी गई है हमें 1/10/16, ठीक है। पहले समायोजन में लिखा है ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है। तो जैसे कि आपको पता है ख्याति का मूल्यांकन दिया गया है, तो हमें वी के भाग की ख्याति निकालनी पड़ेगी। कौन देगा? ई और एम, ठीक है, जैसे कि आपको पहले से पता ही है। दूसरे समायोजन में लिखा है कि ई और एम का नया लाभ हानि का प्रमाण हमें दिया है 2:1। अब जैसे कि आपको पता है कि पुराना प्रमाण भी दिया है, तो नया प्रमाण भी हमें दिया है समायोजन में, ठीक है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? लाभ का भाग निकालेंगे, और जो भी लाभ का भाग आएगा उसी के अंदर इनकी ख्याति की गणना हम करेंगे, ठीक है। इसी समायोजन में लिखा है कि वी को मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है कि वी को मृत्यु की तारीख तक के अंदर हमें लाभ या हानि में भाग देना है। तो आप देख सकते हो कि पक्की तलपट में हमें गत वर्ष में हानि हुई थी, संपत्ति लेना पक्ष में आप देख सकते हो 42,000 की लाभ हानि खाता दिया गया है। इसका मतलब गत वर्ष में हमें हानि हुई थी, तो हमें मृत्यु की तारीख तक को वी में हानि में भाग देना पड़ेगा। लाभ तो हुआ नहीं था, संपत्ति लेना पक्ष में लिखा है, इसका मतलब गत वर्ष में हमें हानि हुई थी 42,000 की। तो हम मृत्यु की तारीख तक की हानि किसकी निकालेंगे? वी के भाग की, ठीक है। तो जब समायोजन को पढ़ेंगे तो हम हल करेंगे। यहाँ लिखा है देनदारों पर 10% डूबती अनामत रखना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाते की भी एंट्री यहाँ पर दी गई है। देनदार पर हमें डूबती अनामत कितना है, तो कहाँ लिखा जाता है वो? पक्की तलपट में और पुनर्मूल्यांकन खाते उधार। तो फिलहाल हमें यहाँ पर पक्की तलपट और पुनर्मूल्यांकन खाता तो नहीं बनाना है। तो जो भी पुनर्मूल्यांकन खाते की एंट्री होगी उधार बख्श की या जमा बख्श की, तो मैं आपको साइड में लिखकर बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट में हम उसका लाभ निकाल सकते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता आप नहीं बनाओगे तब भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। देनदार पर आप टिक कर लीजिए। जमीन मकान की कीमत 10% अधिक गिननी है, तो ये भी पुनर्मूल्यांकन खाते की एंट्री है, ठीक है। तो जो भी इसमें वृद्धि होगी मैं हम साइड में लिखकर आपको बताएंगे। जमीन मकान पे आप टिक कर लीजिए। यहाँ लिखा है कि वी को 1,000 प्रति मास वेतन भुगतान पात्र है। तो वी को पेड़ी को क्या देना है? वेतन देना है। तो मृत्यु की तारीख तक का हम क्या गिनेंगे? इसका वेतन। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। लास्ट में लिखा है कि वी के प्रबंधकर्ता को तुरंत 45,000 चुकाना है। अगर आपकी किताब में 45,000 लिखा है तो आप उसे सुधार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में यहाँ पर भूल है। 45,000 की जगह पर आपको 43,000 लिखना है। कितना? 43,000। तो यदि आपकी किताब में 45,000 है तो उसको काट के आप 43,000 कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं हम। वी के प्रबंधकर्ता को तुरंत 43,000 चुका देना है और बाकी रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में 10% ब्याज के साथ चुकानी है। इसका मतलब लोन खाता बनेगा। आखिर में लिखा है कि वी के प्रबंधकर्ता का खाता और प्रबंधकर्ता के लोन खाता अंतिम भुगतान हो तब तक का तैयार कीजिए। तो पूंजी खाता तो मैंने यहाँ पर बना लिया है। प्रबंधकर्ता का मतलब वी के पूंजी खाता और प्रबंधकर्ता का लोन खाता भी हमें यहाँ पर बनाना है। तो सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए अब हम सवाल शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ पर पूंजी खाते की बाकियां जो काम की है वही हम यहाँ पर लिखेंगे पक्के तलपट में से, ठीक है। सबसे पहले पूंजी दायित्व पक्ष में लिखा है यहाँ पर पूंजी। पूंजी केवल किसकी लिखेंगे हम? बी की। तो तारीख क्या है उसकी मृत्यु की आपको पता है 1/10/16, तो वही लिखेंगे यहाँ पर 1/10/16। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए, या वी के पूंजी खाता लिखोगे तब भी चलेगा। तो वी की पूंजी कितनी है यहाँ पर? 1,20,000। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है विनियोग अनामत। जैसे कि आपको पता है कि साझेदारों में आपस में हम बांट देते हैं विनियोग अनामत, तो आपको बांट देना उनके लाभ हानि के प्रमाण में। तो जब आप केवल बी के भाग का निकालोगे, ठीक है, टोटल कितना दिया है हमें? 10,000, तो केवल आपको बी के भाग का निकालना है। तो
कितना आएगा यहाँ पर 2000। सिंपल आप निकाल सकते हो ना, आपको गुणा करना तो आता ही होगा। अब जो भी व्यवहार होंगे तो इसी की तारीख पर होंगे 1/10/2016 को, तो मैं यहाँ पर डेज करते जाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डूबती अनामत। अब जैसे कि आपको पता है कि देनदारों पर डूबती अनामत की नई समायोजन है, तो डूबती अनामत हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कहाँ लिखा जाता है? पूंजी दायित्व पक्ष में, तो इसकी एंट्री हम इधर तो नहीं करेंगे। कारीगर लाभ भाग फंड, अब ये क्या है? पीढ़ी का दायित्व है, इसे भी हम पूंजी दायित्व पक्ष में ही लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है लेनदार, इसको भी दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। आगे लिखा है ख्याति, संपत्ति लेना पक्ष में 24,000 की ख्याति दी गई है, पुरानी ख्याति है। जैसे कि पता है आपको, पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच हम पुराने प्रमाण में बांट देते हैं। तो चलिए वी के भाग की ख्याति हम निकाल लेते हैं इसी तारीख को, 1/10/16 ख्याति। तो करना क्या है आपको बता देता हूं। चलिए मैं जो यहाँ पर टोटल ख्याति दी गई, कितनी ख्याति दी गई? 24,000। तो 24,000 गुणा उसका भाग क्या है? वी का 2/6, तो 2/6 से आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। सिंपल, किसके भाग की ख्याति मिल जाएगी हमें? वी के भाग की। तो यहाँ पर हम काटते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4000 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8000। इसका मतलब वी के भाग की ख्याति हमारे पास कितनी आई? 8000। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। जमीन मकान कहाँ लिखे जाते हैं? संपत्ति लेना पक्ष में, यंत्र भी संपत्ति लेना पक्ष में, देनदार भी संपत्ति लेना पक्ष में। अब आप देख सकते हो कि विनियोग लिखा है और उसके ब्रैकेट में लिखा है बाजार कीमत, इसका मतलब ये गुप्त समायोजन है, हमें हल करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रोकड़ खाता। अब आखिर में लिखा है यहाँ पर लाभ हानि खाता। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो लाभ हानि खाता दिया है पिछले वर्ष का है, तो यहाँ पर जो हानि है ये फिलहाल तो हमें सभी साझेदारों को बांटने पड़ती है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है। तो फिलहाल हम किसके भाग की निकालेंगे? यहाँ पर वी के भाग की। यहाँ मैं लिख दूंगा लाभ हानि खाता। तो अभी जो हम यहाँ पे लाभ हानि खाता लिख रही है पिछले वर्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14,000। पता है ना क्या करना है आपको? 42,000 गुणे 2/6 करोगे तो आपको इसके भाग की जो भी लाभ हानि खाते की हानि है वो मिल जाएगी 14,000। तो यहाँ पर जो पक्की तलपट में बाकियां दी गई थी उसे हमें खातों में रख दिया है। चलिए अब एक एक करके समायोजनों को हल करते हैं। ख्याति के समायोजन को हम बाद में देखेंगे। तीसरे समायोजन में लिखा है कि वी को मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना है। तो पिछले वर्ष तो हमको क्या हुई थी? हानि हुई थी। तो मृत्यु की तारीख तक का किसका निकालना? हमें हानि निकालनी है वी के भाग की। तो चलिए कुछ गणना करते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं गत वर्ष की हानि कितनी दी गई हमें? 42,000। तो याद रखिएगा जो भी हमने ऊपर बांटा था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 14,000 तो इसको दिया था, ये पिछले वर्ष का दिया था, ठीक है। अभी हम जो गणना कर रहे हैं इसकी मृत्यु की तारीख तक का कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको याद रहना चाहिए। तो अभी हमको जो हानि देनी है उसको इस वर्ष में देनी है, ठीक है, यानी इसकी मृत्यु की तारीख तक का देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी का भाग। सबसे पहले आपको 42,000 का गुणा करना है उसके भाग से। उसका भाग कितना है? 2/6, ठीक है। अब इसकी मृत्यु की तारीख तक का देना है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1/10/16 को। हमारा ऐसा वर्ष का पूरा हो जाता है 31/3/16 को। जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनोगे तो कितने महीने हो जाएंगे? 6 मास। कितने महीने हो जाएंगे? 6 मास। इसका मतलब 6 मास की इसको हानि देनी। तो यहाँ पर कर देंगे 6/12। तो बस आपको हल करना है। 6 से 6 कट जाएगा तो 2 6 12, 6 7 42। तो 7,000 इसके यहाँ पर क्या आई है? हानि आई है। अब यहाँ पर हानि आई है, हानि को हम कहाँ लिखेंगे? उसके पूंजी खाते के उधार पक्ष में, ठीक है। तो यहाँ एंट्री करेंगे अलग से हानि, ठीक है। अगर आप उपलब्ध खाता लिखोगे तब भी चलेगा, लाभ हानि उपलब्ध खाता, या आप हानि लिखोगे तब भी चलेगा। कितना आई? 7,000, ठीक है। सिंपल, जो उन्होंने बोला था हमने वैसे ही करा। ये जो हमने दिया था ये पिछले वर्ष का था। अभी हम जो दे रहे हैं इसकी मृत्यु की तारीख तक में हानि के अंदर भाग दे रहे हैं वी के भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हानि आई? 7,000। तो आपको समझ में आया होगा। तो तीसरे नंबर के समायोजन हमने हल करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देनदारों पर 10% डूबती अनामत रखना है। तो यहाँ पर देनदार है कितने के? 80,000 के। तो चलिए कुछ रफ वर्क करते हैं यहाँ पर, जिससे हमें पुनर्मूल्यांकन खाता तो यहाँ बनाना नहीं, तो कुछ रफ वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। देनदार यहाँ पर है कितने के? 80,000,
ठीक है। 80,000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8,000। तो ये तो आ गई हमारी नवी डूबत ऋण अनामत। ये तो हम कहाँ माइनस करेंगे, पक्के तलपट में से। जब हम पुनः मूल्यांकन खाते में लिखने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नई माइनस पुरानी। तो नवी कितनी आएगी 8,000 और पुरानी आप पूंजी दायित्व पक्ष में दे सकते हो, कितनी दी गई 6,000। तो जब आप 8,000 में से 6,000 को माइनस करोगे तो यहाँ पर डूबत अनामत कितनी आ जाएगी 2,000। और 2,000 को कहाँ लिखने देगी, पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। तो फिलहाल मैंने पुनः मूल्यांकन खाता तो नहीं बनाया, तो यहाँ पर मैंने उधार बाकी और जमा बाकी यहाँ लिख दिए। तो उधार बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,000 किसके, डूबत ऋण के। ठीक है, तो क्या करा मैंने 8,000 में से 6,000 को माइनस करा तो पुनः मूल्यांकन खाते की डूबत ऋण कितनी आ गई 2,000। सिंपल है, मैंने यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाता नहीं बनाया इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जमीन मकान की कीमत 10% अधिक गिननी है। तो फिलहाल पुरानी कीमत है कितनी 2 लाख। तो यदि आपको अधिक गिनने के लिए बोल रहा है इसका मतलब वृद्धि हुई होगी। तो 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000। 20,000 हमको यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ को हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000। सिंपल किसके, जमीन मकान के। 20,000 कहाँ प्लस होंगे, पक्के तलपट में 2 लाख के अंदर। ठीक है, और हमको 20,000 की एंट्री दूसरी कम करनी पड़ती पुनः मूल्यांकन खाते में। जमा पक्ष में हमको लाभ हुआ तो मैंने लिख दिया 20,000। आगे लिखा कि वी को 1,000 प्रति मास वेतन भुगतान पात्र है। तो वी को वेतन देगा कौन, पेड़ी देगी। पेड़ी देगी तो पेड़ी के लिए क्या बनेगा, खर्च। खर्च को हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में। तो यहाँ पर मैं उधार पक्ष में एंट्री करता हूँ वेतन कितना देना है प्रति मास 1,000। तो 1,000 गुणे 6 कितना आ जाएगा 6,000। तो 6,000 वेतन हमें यहाँ पर देना है। तो पहली असर तो मैंने पुनः मूल्यांकन खाते उधार पक्ष में कर दी है। ठीक है, खाता तो बनाया नहीं तो मैंने यहाँ पर करी है। दूसरी एंट्री कहाँ होगी, उसके पूंजी खाते के जमा पक्ष में, क्योंकि उसको मिलेगा ना वेतन। तो कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाते के जमा पक्ष में वेतन। कैसे आया 1,000 गुणे 6,000। सिंपल था ये भी। अब आप देख सकते हो कि सभी प्रकार के समायोजन को मैंने यहाँ पर हल कर दिया है। केवल यहाँ पर जो वी के प्रबंधकर्ता को 43,000 चुकाने वही बाकी है और ख्याति के समायोजन बाकी है। ख्याति के समायोजन को हल करने के लिए हमें लाभ का प्रमाण निकालना रहेगा। तो यहाँ पर नया प्रमाण और पुराना प्रमाण दोनों दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, लाभ का प्रमाण। तो चलिए गणना करते हैं। सूत्र आपको पता है, लाभ बराबर नया माइनस पुराना। दोनों सवाल में हमें दिए गए। तो यहाँ पर निगृहित कौन हो रहा है, वी। तो किसका निकलेगा, ई और एम का। ठीक है, नया भाग हमें सवाल में दिया है 2:1 यानी 2/3 1/3। माइनस करेंगे पुराना प्रमाण, क्या दिया था 3:2:1। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा 3/6। ठीक है, और एम का हो जाएगा 1/6। बस अब हमको माइनस करना है। अब जैसे कि आपको पता है अगर माइनस या प्लस का चिन्ह होता है तो आपको 2 प्रकार से इसे हल करना रहता है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो आप लसा लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 दूनी 12, 3 तिका 9, 6 तिया 18। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/18। सेकेंड यहाँ पर क्या है, 6 एकम 6, 3 एकम 3 बट्टे में क्या आ जाएगा 18। माइनस करेंगे तो यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा 3/18। इसका मतलब यहाँ पर दोनों का भाग कैसा आ रहा है, समान। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3:3। इसका मतलब समान कर देंगे तो 1:1। तो लाभ का प्रमाण यहाँ पर कितना आ गया, समान 1:1। बस अब हम ख्याति की गणना इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए पेड़ी की ख्याति के ऊपर से हम किसके भाग की ख्याति निकालेंगे, वी के भाग की। तो चलिए गणना करते हैं। पेड़ी की ख्याति कितनी दी गई हमें, 1,20,000। यहाँ लिख देंगे वी की ख्याति 1,20,000 गुणा 2/6। उसके बाद से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 20,000 गुणे 2 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पर वी के बाकी ख्याति कितनी आई, 40,000। अब इस 40,000 को देगा कौन, ई और एम। उनके लाभ के प्रमाण में जो कैसा आया था, समान।
तो आपको रोजनामचा तो पता ही है, अगर दोनों प्लस में आए हैं तो रोजनामचा नॉर्मल हमारा होता है ई के पूंजी खाते उधार, ठीक है, एम के पूंजी खाते उधार, कौन जा रहा है बी के पूंजी खाते से 40,000 ख्याति उसकी आई है, समान भाग में देंगे तो 20,000 और 20,000। अब जैसा कि आपको पता है कि केवल हमें वी के पूंजी खाते में असर करनी है, तो वी के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, ई और एम का। तो चलिए खतौनी कर देते हैं, ख्याति की भी लिखेंगे ई के पूंजी खाते उसी तारीख को, एम के पूंजी खाते 20,000 और 20,000। ख्याति के समायोजन को हमने यहाँ पर हल कर दिया है। तो चलिए आखिरी समायोजन में जो हमें उसका 43,000 चुकाने हैं वह दे देते हैं। लिखा हुआ था कि वी के प्रबंधकर्ता को तुरंत 43,000 चुका देने हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे रोकड़ खाते, चुकाने का मतलब रोकड़ से देने पड़ेंगे ना, तो रोकड़ खाते 43,000। तो अब आपको ये पता है कि पूंजी खाते के सब एंट्री तो हो गई है। फिलहाल हमने पुनर्मूल्यांकन खाते की बाकियों को भी यहाँ पर लिखा था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते की बाकी में से हम क्या निकालते हैं, लाभ या हानि निकालते हैं, जो भी हमें मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बाकियां कुछ इस प्रकार से, जमा बाकी कितनी है 20,000। तो जब आप 20,000 का टोटल करोगे तो 20,000 ज्यादा ही है, ठीक है। माइनस करोगे तो यहाँ पर लाभ मिलेगा हमें पुनर्मूल्यांकन खाते का, कितना आएगा 12,000। 12,000 यहाँ पे लाभ आया है, तो केवल हमें किसके भाग का निकालना है, वी के भाग का। तो आपको करना क्या है, 12,000 गुणे वी के भाग से गुणा कर देंगे तो 2/6, ठीक है। हमें मिल जाएगा वी के भाग का लाभ 4,000। तो बस इस 4,000 की एंट्री हम कम कर देंगे पूंजी खाते के जमा पक्ष में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल मैंने पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पे नहीं बनाया था, और बाकी के 2 फायदेदारों का हमारे यहाँ पर कुछ काम है नहीं। तो ये जो मैंने लाभ निकाला है, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ के ऊपर से इसका लाभ मिला हमें केवल वी के भाग का 4,000, उसके भाग से हमने गुणा कर दिया। इसके पूंजी खाते के जमा पक्ष में हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देंगे पुनः मूल्यांकन खाता, कितना आया 4,000। तो अब जाकर यहाँ पर हमारे सभी प्रकार की समायोजन हमने हल कर दिए, केवल हमारा लोन खाता बाकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी रकम यहाँ पर बच रही है वी के प्रबंध करते कि वह निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस खाते को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। तो चलिए टोटल करते हैं, जमा पक्ष का टोटल ही ज्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,72,000। दोनों तरफ लिखना है 1,72,000। तो जब आप इस सबको माइनस करोगे 43,000, 7,000, 14,000 और आखिरी में 8,000, तो यहाँ पर लिखेंगे वी के प्रबंध करता की लोन खाते। प्रबंधकर्ता मैंने आपको बताया था उसका नॉमिनी जो होता है, मतलब उसका वारिसदार जो उसकी तरफ से रकम लेने वाला बनता है, उसे हम प्रबंधकर्ता कहते हैं। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख की बाकी बची है जिसे हमने लोन के रूप में रखना है, और आखिरी हफ्ते तक हमें इसी सवाल में इसकी लोन को भी चुकाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास वी के पूंजी खाते की अंतिम शेष आई 1 लाख। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से 1 लाख की शेष बची है, अब हमें इसको लोन खाते के रूप में चुकाना है। तो चलिए अब हम लोन खाता बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने लोन खाता यहाँ पर बना लिया है। लिखा है ऊपर हेडिंग में वी के प्रबंधकर्ता का लोन खाता। सबसे पहले लोन खाते की बाकी को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसकी मृत्यु की तारीख तक का, ठीक है। आपको ध्यान रखना उसकी मृत्यु की तारीख क्या थी, 1/10/16। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी के पूंजी खाते, ठीक है। आपको पूंजी खाता लिखना पड़ेगा। वी के पूंजी खाते कितनी शेष बची थी, 1 लाख। अब जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा था कि 2 समान वार्षिक हफ्तों में हमें यहाँ पर चुकाना है। तो चलिए 2 समान वार्षिक हफ्ते आप जब करोगे 1 लाख का, ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा 50,000 और 50,000। इसी प्रकार समान रकम आएगी ना 50,000 और 50,000। तो 2 समान वार्षिक हफ्तों का मतलब ये होता है कि जब इसकी मृत्यु तारीख आएगी अगले वर्ष, तो इसी तारीख पर हमें चुकाना रहेगा इसको, ठीक है।
तो फिलहाल तो आप देख सकते हो कि तारीख क्या दी इसकी मृत्यु की 1/10/2016। हमें 1 साल के बाद ही चुकाना है, आपको ये ध्यान रखना है। इसका मतलब जब हमारा ये वर्ष शुरू हुआ है तो इसको खत्म भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको चुकाने की तारीख कब आएगी? 1/10/2017। अभी क्या चल रहा है? 2016। इसका मतलब इस वर्ष को हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर तारीख आएगी 31/3/17। अब आपको पता है कि अगर हम इस तारीख को खाता बंद करेंगे तो इस तारीख तक का आपको ब्याज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे साल का ब्याज चुकाना है ना। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनोगे तो टोटल कितने महीने हो रहे हैं? 6 महीने। इसका मतलब इस वर्ष को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर 6 महीने का ब्याज निकालना रहेगा। तो किस प्रकार से निकालोगे? यहाँ लिखता हूँ पहले मैं ब्याज खाते, साथ ही में मैं आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मूड़ी कितनी हमारी? 1 लाख। तो 1 लाख गुणे कितना परसेंट बोला है ब्याज चुकाने के लिए हमको? चलिए सवाल में देख लेते हैं। 10%। 10 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। और कितने महीने हो रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया 6 महीने, तो 6 बट्टे में 12। तो जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पर ब्याज आ जाएगा 5000। सिंपल। अब पहले हम इस खाते को बंद करेंगे क्योंकि अभी हमें ब्याज की रकम चुकानी नहीं है। टोटल कर लेंगे 1,05,000, ठीक है। दोनों तरफ लिखेंगे 1,05,000। और इसी तारीख को हमारी अंतिम शेष आ जाएगी 31/3/17। शेष आगे ले गए। थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ेगा, ठीक है, ये लोन खाता, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ये पूछा नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ेगा। जब आप आगे क्लास में आगे बढ़ोगे अकाउंट के अंदर, तब आपको इसे लोन खाते जरूर पूछे जाएंगे। तो फिलहाल आप अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आगे आसान पड़ेंगे। तो शेष हमारे पास कितनी बची? 1,05,000। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने शेष क्यों निकाली? तो आपको ये देखना है कि जब भी उसकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु की तारीख पर ही हमको उसके ब्याज की रकम चुकानी है, उसके पहले हम चुका सकते हैं नहीं। अगर हमको उसकी मृत्यु की तारीख पर आगे बढ़ना है तो हमें खाता यहाँ पर बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस शेष को यहाँ पर लिखेंगे। 31 के बाद तारीख क्या आती है? 1, 3 के बाद 4 और यहाँ पर लिख देंगे 17। लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। कितनी थी? 1,05,000। ये तो हमने टोटल करा है, ठीक है, 1,05,000। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2017 हमारे पास आ चुका है, जबकि उसकी मृत्यु की तारीख क्या थी? 1/10। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो 1/10/17। अब आप देख सकते हो कि उसकी मृत्यु को 1 वर्ष यहाँ पर पूरा हो गया है, जबकि हमें 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुकाना है। तो पहला वर्ष हमारे पास आ गया है, तो अब हम इसकी रकम को चुकाएंगे इस तारीख को। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/10/17। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे साल का हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 6 महीने का ब्याज तो हमने यहाँ पे निकाल ही दिया है, बाकी के 6 महीने का ब्याज यहाँ पर निकालना बाकी है। तो यहाँ लिखूंगा ब्याज खाते, उसी मूड़ी पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी रकम यहाँ पर चुकाई नहीं है। तो 1 लाख पर ही ब्याज निकलेगा। तो 1 लाख गुणे 10 बट्टे में 100 गुणा 6 बट्टे में 12। फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5,000। तो अब यहाँ पर देख सकते हो 1 लाख की मूड़ी थी, जिसमें से हमें 2 समान वार्षिक हफ्ते में चुकाना है। यहाँ लिखूंगा पहले मैं रोकड़ खाता, रोकड़ खाते। चलिए रकम निकालते हैं। पहला हफ्ता हम चुकाएंगे 50,000 का, तो 50,000 प्लस 6 महीने का ब्याज कितना आया था? 5,000। दूसरे 6 महीने का ब्याज कितना आया था? 5,000। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 10,000। तो 10,000 को मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। 1/10/2017 को टोटल रकम चुकाने कितनी है? 60,000। मूड़ी के कितने चुकाने हैं? 5,000। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारे पास? 10,000। तो इस प्रकार से रोकड़ की रकम कितनी चुकाएंगे हम? 60,000। तो पहला हफ्ता तो हमने यहाँ पर चुका दिया है। तो अब फिर से वही बात आ गई कि अब हमें फिर से यहाँ पर खाता बंद करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो तारीख यहाँ पर कौन सी है? 1/10, जबकि ईसाई वर्ष का पूरा होता है 31 तारीख को। तो फिर से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा। तो तारीख क्या आएगी? 31/3। इस बार आ जाएगा 18, क्योंकि 18 का हो तो वर्ष पूरा हो जाएगा ना हमारा। तो यहाँ लिख देंगे ब्याज खाते। अब यहाँ तक का अगर वर्ष पूरा करना तो क्या निकालना पड़ेगा? पिछले 6 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था। अब यहाँ पर हमारी मूड़ी बची कितनी है? 50,000 तो हमने यहाँ पर चुका दिया उसकी मृत्यु की तारीख का। तो बचे यहाँ पर 50,000। तो 50,000 गुणे 10 बट्टे में 100
फिर से 6 महीने का ब्याज, 6/12, बट इस बार ब्याज कितना आएगा 2500। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 1 लाख पर 5000 था, तो 50,000 पे कितना हो जाएगा 2500। तो चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं इसका। जब आप टोटल करोगे तो 1,12,500, जैसे आपको दोनों तरफ लिखना है 1,12,500। तो जब आप 60,000 को माइनस करोगे तो अंतिम तारीख की शेष मिलेगी यहाँ पे 31/3/18। लिखेंगे शेष आगे ले गए। जिससे कि आपको पता है कि अंतिम भुगतान तक हमको चुकाना है, इसका मतलब आखिरी में इसका लोन खाता कैसा हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60,000 को 52,500। ये हमारे पास अंतिम शेष बची है। अब आगे लेके जाएंगे 1/4/18 को। सिंपल देख सकते हैं 2 साल होने वाले अब हमारे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर शेष आगे लाए 52,500। अब आपको पता है कि जैसे अब आगे बढ़ोगे आप तो इसकी मृत्यु की तारीख फिर से आ जाएगी, यानी 2 वर्ष पूरे होने वाले हमारे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/10/18। ठीक है, इसकी मृत्यु की तारीख आ गई, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि अब इस तारीख को हमें ब्याज की रकम चुकानी है। यहाँ लिखूंगा 1/10/18। फिर से यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाता, क्योंकि दूसरा ब्याज चुकाने की तारीख आ गई है। बट इस तारीख को चुकाने से पहले हमें इस तारीख तक का ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने 50,000 रुपये 6 महीने का ब्याज ही निकाला है। ठीक है, 2500, बाकी के 6 महीने का ब्याज निकालना बाकी है। तो 50,000 गुणे 10/100 गुणा 6/12, यहाँ लिख देंगे ब्याज खाते। ठीक है, आपको ये कैलकुलेशन लिखनी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वापस 6 महीने का ब्याज निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। सिंपल। चलिए अब दूसरा हफ्ता हम चुका देते हैं 50,000 का। पहला हफ्ता चुका दिया था ना, दूसरा हफ्ता कितना आएगा 50,000 का। तो 50,000 प्लस 6 महीने का ब्याज कितना आया था 50,000 पर 2500, बाकी के 6 महीने का ब्याज 2500, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 5,000। इसका मतलब हमको यहाँ पर चुकाना है 55,000। तो बस पहला हफ्ता भी हमने यहाँ पर चुका दिया था, दूसरा हफ्ता भी हमने यहाँ पर चुका दिया था। इसका मतलब अब हमारा यहाँ पर खाता सर्वर हो जाएगा। तो बस अब आपको आखिरी में टोटल करना है। 52,500 और 2500 को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 55,000। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना हो रहा है 55,000। देख सकते हैं आप कि खाता हमारा यहाँ पर सर्वर हो गया है। तो थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि तारीख कुछ इस प्रकार से दी गई थी 1/10/2016। तो जब तक यहाँ पर 1 वर्ष पूरा नहीं होता है तब तक हम ब्याज की रकम नहीं चुका सकते, और ब्याज की रकम चुकाने के लिए हमको यहाँ पर खाता बंद करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसका मतलब हमको आखिरी तारीख पर इस लोन खाते को बंद करना रहेगा, और जब भी हम खाता बंद करेंगे उस तारीख तक का हमको ब्याज भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो बस ऐसे करके हमने 6 महीने का ब्याज कितनी बार निकाला, 4 बार। ठीक है, 6 महीने का 1 लाख पर ब्याज 2 बार निकाला, तो 6 महीने का 50,000 पर ब्याज 2 बार निकाला। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 6 महीने करके कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने कुछ लोन खाता यहाँ पर तैयार करा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा वो समझ में तो आया होगा। तो बाकी का थोड़ा वो समझने के लिए आपको इस लोन खाते की प्रैक्टिस अच्छे से करने पड़ेगी। टिपिकल कुछ नहीं है, ठीक है, हार्ड यहाँ पर कुछ होता नहीं है, केवल आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर आप इसको लेकर बैठोगे, हाँ, अगर आपको सीखने की इच्छा होगी तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अदरवाइज आपने ये सोच लिया है कि हमारे एग्जाम में ये आने वाला नहीं है, तो आपको ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको सीखने की इच्छा है, ठीक है, तभी आपको ये आएगा, बाकी तो आपको ये नहीं आने वाला। ठीक है, लोन खाता है थोड़ा टिपिकल तो पड़ेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया होगा। वी के प्रबंधकर्ता का पूंजी खाता तो एकदम आसान था, जो हम निवृत्ति में करते थे वैसे हमने पूंजी खाता भी तैयार करा, सिंपल। बस खाली आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको पूंजी खाते को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये सभी समायोजन तो एकदम आसान थी, ठीक है, बट खाली आपको ये देखना है जो लाभ हानि खाता था, ये जो लाभ हानि खाता हमने बांटा था, ये पिछले वर्ष के लाभ का भाग था उसका। ठीक है, 14,000। और यहाँ पर जो अलग से बोला था इसकी मृत्यु तारीख तक अगले वर्ष के लिए, ये जो हानि लिखी है यहाँ पर क्या लिखा था, वी को मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना है। तो गत वर्ष में तो हमें क्या हुई थी, हानि हुई थी, तो इसकी मृत्यु की तारीख तक में हम इसको हानि हमने बांटी तो कितनी आई थी, 7,000। सिंपल हमने यहाँ पे निकाला था, आपको पता होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे।
मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।